अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार सिर्फ पंजाब नहीं जा रहे, पंजाब से आगे निकलने की सोच रहे हैं। जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहां वहां केजरीवाल ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। जब मैदान में केजरीवाल उतरेंगे तो क्या मोदी को फायदा पहुंचेगा? पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझिए। क्या केजरीवाल का बढ़ता ग्राफ राहुल गांधी को हरा देगा? क्या केजरीवाल फैक्टर मोदी को 400 पार करवा देगा? क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी से बड़ा खतरा केजरीवाल है? क्या गुजरात में हार के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस को टारगेट बना लिया है? चौबीस में क्या होगा? इससे पहले 23 में क्या होने वाला है, इसका गेम प्लान समझिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। तीनों ही राज्यों में अब तक बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती थी, लेकिन इस बार इलेक्शन से पहले ही तीनों स्टेट्स में केजरीवाल की एंट्री हो गई है। एक दावा केजरीवाल ने गुजरात में किया था, दूसरा छत्तीसगढ़ में किया है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, गुजरात वाले दावे का रिवीजन करवाते हैं, फिर आगे की पूरी प्लानिंग विद डिटेल समझाएंगे। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। बीजेपी की आंधी में गुजरात के अंदर केजरीवाल का दावा हवा हो गया। 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। केजरीवाल लड़ने तो बीजेपी से आए थे, लेकिन डेंट कांग्रेस को पहुंचा दिया। विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर बीजेपी को 52.5% वोट मिला। कांग्रेस 27.28% पर सिमटी। जीत का दावा करने वाले केजरीवाल का खाता भी 12.92% वोट के साथ खुल गया। मतलब 2017 में 99 सीट लाने वाली बीजेपी 2022 में 156 पर पहुंच गई। कांग्रेस 77 से लुढ़क कर 17 पर आ गई और आम आदमी पार्टी ने 0 से खाता खोलकर 5 सीटें जीती। यानी केजरीवाल के आने से बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हुआ। एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। गुजरात के साथ इलेक्शन हिमाचल में भी हुआ था। दावा तो केजरीवाल ने हिमाचल में भी किया था, लेकिन दावे की हवा ऐसी निकली कि 67 विधानसभा सीटों पर न केवल केजरीवाल के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, बल्कि 25 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिला। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हाई है। दिल्ली छोड़कर इस वक्त केजरीवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो केजरीवाल ने फ्री वाली स्क्रिप्ट पढ़ना भी शुरू कर दिया है। आजकल बीजेपी ही नहीं दिखाई दे रही। कहीं दिखाई दी 5 साल में बीजेपी गायब है बिल्कुल। जनता के मुद्दे आज केवल आम आदमी पार्टी उठा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बीजेपी साफ हो चुकी है, बीजेपी टक्कर में नहीं है। आने वाला चुनाव सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा दोस्तों। जैसे दिल्ली के लोगों ने क्रांति कर दी, पंजाब के लोगों ने क्रांति कर दी, जब तक सारे मिलके एक साथ इन दोनों पार्टियों का सफाया नहीं करोगे, तब तक क्रांति नहीं आने वाली। दिल्ली में बिजली नहीं बनती, हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं और फिर भी दिल्ली में फ्री में बिजली दे देते हैं।
पंजाब में बिजली बहुत कम बनती है, बाहर से खरीदते हैं, फिर भी पंजाब में बिजली फ्री में दे दी। छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे सकती है, हमको करना आता है। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। केजरीवाल को लगता है कि छत्तीसगढ़ में जनता उनकी बातों में आ सकती है, वो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में एक बड़ा कैरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर बात फैक्ट और फिगर्स की करें तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 33% और कांग्रेस को 43% वोट मिले थे। हालांकि सीटों का अंतर काफी ज्यादा था, बीजेपी 14 पर सिमटी थी और कांग्रेस ने 71 सीटें हासिल की थी। लेकिन अगले ही साल लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बदल गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी को बम्पर वोट दिया। 51.4% वोट के साथ 11 में से 9 सीटें बीजेपी को दी और कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर समेट कर रख दिया। मतलब 15 साल बाद 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बम्पर मार्जिन से जिताया। लेकिन 2019 में मोदी के लिए पूरा गेम चेंज कर दिया। मैसेज क्लियर है, 2023 में फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने वाली है। इसलिए केजरीवाल को अभी से इसमें उम्मीद नजर आने लगी है। केजरीवाल रमन सिंह का एड्रेस जनता से पूछ रहे हैं और रमन सिंह सदन में बैठकर 4 राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं? बाहर, विदेश? कोई कह रहा था बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया, किसी और को सीएम बनाएंगे। आजकल बीजेपी ही नहीं दिखाई दे रही। पूरे देश का नतीजा दिखा रहा है कि देश में किस प्रकार नतीजे आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चमत्कार होने के बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी फहरा रहा है और आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जितना आसान समझते हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। सरोज पांडे और रमन सिंह के बीच सियासी दूरियों की खबर भले ही आती है, लेकिन रमन सिंह की तरफ उठी उंगली का जवाब सरोज पांडे ने भी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है वाले कमेंट से दिया। हालांकि केजरीवाल का नेक्स्ट स्टॉप भोपाल होने वाला है। 14 मार्च को केजरीवाल भगवंत मान के साथ भोपाल में इलेक्शन कैंपेन शुरू करने वाले हैं। केजरीवाल की पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन 2018 में 1.5 साल के लिए सत्ता गंवाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने जो माहौल बनाया है, उसके सामने सबका माहौल फेल होता दिखाई दे रहा है। खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान घुटनों पर बैठकर आधी आबादी से संवाद कर रहे हैं। शिवराज ने प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम लॉन्च की है। शिवराज महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने वाले हैं। बीजेपी को लगता है कि शिवराज की यह स्कीम उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2018 में शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बेदखल जरूर हुए थे, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी तब भी आगे थी। बीजेपी को 41% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 40.9% ही था। जबकि सीट शेयरिंग में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीट ही मिली थी। लेकिन अगले ही साल यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी की जनता ने मोदी को दिल खोलकर 58.5% वोट दिया था, जबकि कांग्रेस को केवल 34.8% वोट ही मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के अलावा किसी का गढ़ नहीं बचा पाई थी। सिंधिया भी चुनाव हार गए थे। बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीती थी। केवल 1 सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मिली थी। लेकिन इस बार नाथ की सीट पर भी फील्डिंग टाइट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छिंदवाड़ा में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते, और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। एमपी में बीजेपी विधानसभा में 150 प्लस और लोकसभा में 100% परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है। इसलिए अब जब केजरीवाल भी एमपी आने वाले हैं, तो शिवराज ने अभी से जवाब रेडी कर लिया है। केजरीवाल ने आज बीजेपी पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। बदले में शिवराज ने न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला मोदी जी का डायलॉग रिपीट कर दिया। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
अब पहले आंखों की शर्म होती थी तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी हो, ये मोदी जी की सरकार का सोच है, अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बजाय भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कहां से होगी कार्रवाई? और करोगे तो ये देश की जनता भी मानती है कि गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन केजरीवाल की एमपी में एंट्री से पहले अपना मैसेज क्लियर कर दिया। मतलब जो सपना लेकर केजरीवाल एमपी में एंट्री करने वाले हैं, उसे फ्लॉप करने की प्लानिंग बीजेपी के पास एकदम रेडी है। टेंशन कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अगर केजरीवाल आते हैं तो उसके कोर वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकते हैं। ऐसी ही टेंशन राजस्थान में भी है। गहलोत और पायलट की लड़ाई में केजरीवाल को यहां भी उम्मीद दिखाई देने लगी है। और अगर राजस्थान में केजरीवाल की एंट्री होती है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को हटाकर सचिन पायलट के फेस पर कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन वोट शेयर का अंतर बहुत मामूली था। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने पायलट के नाम पर वोट लेकर गहलोत को सीएम की कुर्सी पर फिक्स कर दिया था। इसलिए जब 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। 59% वोट शेयर के साथ 25 की 25 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के अंदर ही कलह मची है। खासकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच ठनी हुई है, और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए केजरीवाल को तीनों ही राज्यों में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। जिस तरीके से केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस का बाजा बजाया, आपका खाता खोला और कांग्रेस को 77 से 17 पर लाकर रख दिया, इसलिए अब केजरीवाल को लगता है कि उनकी दाल यहां भी गल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।